बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए वेब ब्राउज़र के अंदर हम सर्च करेंगे बिजीविन। फर्स्ट वेबसाइट आएगी busyWin.com। वेलकम टू डाउनलोड सेक्शन ऑफ बिजी। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है प्रोडक्ट, इसको हम ओपन करेंगे। जो भी लेटेस्ट रिलीज होगा वो यहाँ पर हमको दिख जाएगा। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है 3/11/2022। अभी यहाँ पर जो लेटेस्ट रिलीज है वो है बिजी 21, वर्जन है 6.7। हो सकता है आपका कोई लेटेस्ट वर्जन शो हो रहा हो। हम सेटअप डाउनलोड करेंगे। सेटअप को डाउनलोड करने के लिए क्लिक टू डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये सेटअप हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। सेटअप हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी जो हमारी फाइल है वो जिप फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हुई है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है विनरार, इसके अंदर ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट हेयर। इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। सेटअप हमारा रन हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये बिजी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। बिजी में हम न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब हम बिजी को ओपन करते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी का। इस ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। ये हमारा क्रिएट कंपनी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर हम अपनी कंपनी की डिटेल्स बता देंगे। यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। कंट्री और स्टेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर बताएंगे। इस कंपनी को हम क्रिएट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। तो यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 1/4/2023। इसके बाद हम बताएंगे बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम। बुक्स हम कब से मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे वो डेट हम यहाँ पर बता देंगे। अभी इसको हम यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमको बताना है इंडस्ट्री टाइप। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बताएंगे नेचर ऑफ वर्क। हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उसको हम अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कंपनी का एड्रेस, पिन कोड, पैन नंबर, जो भी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल होंगी उनको हम यहाँ पर बता देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर फील्ड है अकाउंटेंट डिटेल्स, सीए डिटेल्स। ये फील्ड्स खास ज़रूरी नहीं है, इनको अगर हम बताना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज इनको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद ऑप्शन है करेंसी इन्फॉर्मेशन। अभी ये इंडियन करेंसी के हिसाब से सेट है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी करेंसी के हिसाब से यहाँ पर चेंज कर लेंगे। अब हम बताएंगे वैट, जीएसटी इन्फॉर्मेशन। अनेबल वैट जीएसटी, यहाँ पर वाई यानी यस रहेगा। टाइप के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे जीएसटी। यहाँ पर हम अपना जीएसटी नंबर बता देंगे। अब एक बार हम अपनी डिटेल्स को वापस से चेक करेंगे। अगर सारी डिटेल्स जो हमने बताई हैं वो करेक्ट हैं तो हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी। को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर पहला ऑप्शन जो आता है ओपन कंपनी का आता है। तो ओपन कंपनी को ऊपर एक बार आपको एंटर करना है। जो भी आपकी कंपनी होंगी वो ऊपर शो हो जाएंगी। कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो आपको अपना पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ओके पे क्लिक करना है। जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। आने वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लोज कंपनी, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपकी कंपनी क्लोज हो जाएगी। अब बिजी से एग्ज़िट होने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एग्ज़िट बिजी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी बिजी बंद हो जाएगी। कंपनी के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए
यहाँ पर कंपनी के अंदर मॉडिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपको उसका एड्रेस चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी कुछ चेंज करनी है, तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप इसके अंदर मॉडिफाई कर सकें। कंपनी के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको कंपनी वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एडिट कंपनी, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो मॉडिफाई कर सकते हैं वो कंपनी का नाम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका प्रिंट नेम चेंज कर सकते हैं, उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको कंपनी वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। अगर आपने डाटा को ओपन कर रखा है तो सबसे पहले आपको कंपनी को क्लोज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डिलीट कंपनी सिंगल फाइनेंशियल ईयर, इसके ऊपर क्लिक करना है। कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि आपको कंप्लीट कंपनी को डिलीट करना है या सिंगल फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करना है। हम पहले देखते हैं कि अगर हम सिंगल फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे करना है। यहाँ पर आपको सिंगल फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप या तो फर्स्ट या लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर आपकी कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है आप उसी को डिलीट कर सकते हैं। तो जिस भी डेट पर आपने डाटा को मेंटेन करना शुरू किया था वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ दिखा देगा। जो भी करंट का फाइनेंशियल ईयर अभी आपका चल रहा है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है अगर आप एक बार फाइनेंशियल ईयर को डिलीट कर देते हैं तो उस ईयर का डाटा जो है रिकवर नहीं होगा। यस पर क्लिक करना है, आपका फाइनेंशियल ईयर डिलीट हो जाएगा। अगर हमको कंप्लीट कंपनी को डिलीट करना है तो कंप्लीट कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। डाटा अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो वो डाटा रिकवर नहीं होगा। यस पर क्लिक करना है, कंपनी का डाटा डिलीट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिटर और डेटर के अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, मास्टर के अंदर जाना है। यहाँ पर ऑप्शन है अकाउंट का, इसके ऊपर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऐड का, मॉडिफाई का और लिस्ट का। तो अभी हम अकाउंट को ऐड करना जानते हैं, उसके बाद मॉडिफाई करना जानेंगे। तो ऐड के ऊपर एंटर करेंगे। तो जब हम किसी भी अकाउंट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड अकाउंट मास्टर लिखा हुआ होगा। वहीं अगर आप किसी अकाउंट को मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर मॉडिफाई अकाउंट मास्टर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर जो सबसे पहली हमारे पास फील्ड है वो है नेम की। जो भी हमारा डेटर या क्रेडिटर का नेम है वो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे ये हमारे पास एक परचेज बिल है तो बिल के ऊपर नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं। डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट क्रिएट करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि आप पार्टी के नाम के बाद उसका कुछ भी एड्रेस ज़रूर डालें। इससे होता यह है कि अगर हमारे पास सेम नाम की 2 या 3 पार्टी हैं तो जब हम उनकी एंट्री करेंगे तो हमको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, उनका बार बार अकाउंट खोलने की दिक्कत नहीं होगी कि वो पार्टी कौन सी है। अब यहाँ पर हमने पार्टी का नाम डाल दिया है और उसके पीछे एड्रेस डाल दिया कि वो दिल्ली की पार्टी है। उसके बाद ऑप्शन आता है एलियास का। एलियास का मतलब है कि अगर आप इस पार्टी का शॉर्ट नेम यहाँ पर डालते हैं तो अगर आप इस शॉर्ट नेम डालकर भी सर्च करेंगे तो इस लेजर की जो डिटेल होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। आपको पार्टी का पूरा नेम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट नेम का। प्रिंट नेम के अंदर आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर डाला था वही सेम आ रहा है। पार्टी का नाम और जो हमने एड्रेस लिखा था वो लिखा हुआ है। पर जब आप बिल को प्रिंट करेंगे तो हमको ये नहीं चाहिए कि पार्टी का नाम आए और उसका स्टेट जो हमने लिखा हुआ है वो भी लिखा हुआ है। हमको तो बस बिल के ऊपर पार्टी का नाम चाहिए। तो हमको करना ये है, प्रिंट नेम पे जब हम आएंगे तो जो हमने स्टेट लिखा हुआ है, जो एड्रेस लिखा हुआ है वो पीछे से हटा देंगे, जिससे कि जब बिल प्रिंट होगा जो उसका पार्टी का नाम है वो बस नाम आपको शो होगा।
उसके बाद ऑप्शन है ग्रुप का। ग्रुप में आपको बताना है कि अकाउंट किस नेचर का है, डेटर है, क्रेडिटर है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, ड्यूटीज टैक्सेस हैं। अभी हम डेटर और क्रेडिटर का बनाना सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर डालेंगे। तो यहाँ पर हम डेटर या क्रेडिटर कुछ भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप किस पार्टी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने डेटर का या क्रेडिटर का। उसके बाद ऑप्शन है एड्रेस का, जो भी पार्टी का एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। कंट्री के अंदर इंडिया रहेगा। वहीं अगर आप किसी बाहर कंट्री से भी काम करते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंडिया में ही काम करते हैं तो इंडिया रहने देंगे। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे स्टेट का, पार्टी कौन सी स्टेट की है। ये सारी डिटेल आपको बिल के ऊपर मिल जाएंगी। ये पार्टी हमारी दिल्ली की है तो हम दिल्ली डाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट के आगे एक कोड लिखा हुआ है 07। जीएसटी के अंदर ये पहले से डिफाइन कर रखा है कि किस स्टेट का क्या कोड है। वहीं अगर आप इसको उत्तर प्रदेश करेंगे तो ये 09 हो जाएगा, पंजाब को करेंगे तो 03 हो जाएगा। एंटर प्रेस करके जीएसटी नंबर पे आएंगे। यहाँ पर पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है। यहाँ पर कोड जैसे ऊपर 07 आ रहा है तो जो जीएसटी नंबर हम डालेंगे वो 07 से स्टार्ट होगा। जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है वैलिडेट जीएसटी इन ऑनलाइन। यहाँ पर आप जीएसटी नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको स्टेटस दिखा देगा कि जीएसटी नंबर एक्टिव है, उसका ट्रेड नेम क्या है, लीगल नेम क्या है, स्टेट कौन सा है, टाइप ऑफ डीलर क्या है। यहाँ पर इसका यूज़ बस इसलिए होता है कि ये जीएसटी नंबर को चेक कर सके कि जीएसटी नंबर एक्टिव है, इनएक्टिव है या कैंसल्ड है। बाकी जो हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पर आप नेम चेक कर सकते हैं वो सेम है या नहीं है। बाकी नीचे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल आपके पास हो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप उसका अकाउंट नंबर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोशिश करें कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करें तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप वो पूरा फिल कर पाएँ। सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कैसे हम किसी फिक्स असेट का अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर हमको फीडिंग करनी होती है। फिक्स्ड असेट का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है ग्रुप के अंदर लिखेंगे हम फिक्स्ड असेट। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। इसको आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। जीएसटी टाइप, यहाँ पे हमको जीएसटी टाइप बताना है कि इस फिक्स्ड असेट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है या नॉन एप्लीकेबल है। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, टैक्स कैटेगरी बताएंगे। अभी यहाँ पर जो जीएसटी डिटेल है वो आपको बिल के ऊपर मिल जाएंगी। जो भी आपने फिक्स्ड असेट परचेज करी है उसके बिल के ऊपर ये सारी डिटेल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। टैक्स कैटेगरी लिखेंगे, एचएसएन लिखेंगे, आईटीसी एलिजिबिलिटी, इसके अंदर कैपिटल गुड्स आएगा। आरसीएम नेचर, यहाँ पर हम करेंगे बेस ऑन डेली लिमिट। नीचे की डिटेल हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फिक्स्ड असेट का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कैसे हम किसी एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो एक्सपेंस के अंदर आता है हमारा प्रोफेशनल फ़ीस। तो हम प्रोफेशनल फ़ीस का अकाउंट क्रिएट करते हैं एज अ एक्सपेंस। नेम के अंदर प्रोफेशनल फ़ीस लिखेंगे, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। ग्रुप के अंदर एक्सपेंस डालेंगे, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, टैक्स रेट डालेंगे, एचएसएन कोड डालेंगे। अब यहाँ पर इसको हम डालेंगे इनपुट सर्विसेज के अंदर। इनपुट सर्विस इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारे लिए कोई गुड्स नहीं है जिसको हम आगे बेचेंगे, ना ही ये कोई कैपिटल गुड्स है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने वर्क के लिए, इसलिए इनपुट सर्विस के अंदर जाएगा। यहाँ पर भी बेस्ड ऑन डेली लिमिट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। किसी भी अकाउंट के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए सिंपली मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस भी अकाउंट के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है उसका नाम यहाँ पर डालेंगे।
अब आपको जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो करने के बाद वापस से सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं रिसिप्ट की एंट्री को कैसे पास करेंगे। रिसिप्ट की एंट्री हम तब पास करते हैं जब हमको कहीं से पेमेंट आती है। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है रिसिप्ट, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी डेट होगी डेट डालेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है वाउचर नंबर का। तो वाउचर नंबर के अंदर आप डाल सकते हैं कि पेमेंट कैसा आई है, चेक के थ्रू आई है। अगर चेक के थ्रू आई है तो आप यहाँ पे चेक नंबर डालेंगे। अगर NEFT के थ्रू आई है तो NEFT लिखेंगे। RTGS आई है तो RTGS लिखेंगे। GST नेचर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा। जिस भी पार्टी से पेमेंट आई है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। जितना भी अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक को डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 अकाउंट हैं, तो वो पेमेंट कौन से अकाउंट में जा रही है वो यहाँ पे डालेंगे और इस वाउचर को सेव कर देंगे। तो ये बात हो गई रिसिप्ट वाउचर के लिए कि हमको कैसे एंट्री पास करनी है। अब जानते हैं कि कैसे हम पेमेंट वाउचर की एंट्री को पास करते हैं। तो वापस से ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है पेमेंट का, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी डेट होगी वो डेट डालेंगे। वाउचर नंबर के अंदर आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, NEFT कर रहे हैं, RTGS कर रहे हैं या चेक के थ्रू कर रहे हैं, वो यहाँ पे डालेंगे। GST नेचर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद जिस भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। जितनी पेमेंट कर रहे हैं वो डालेंगे। कौन से बैंक से पेमेंट जा रही है वो डालेंगे और वाउचर को सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जाना कि कैसे पेमेंट वाउचर की एंट्री करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। तो कॉन्ट्रा एंट्री हम तब करते हैं जब हमारी पेमेंट एक बैंक से दूसरे बैंक में जाती है। यहाँ पर पेमेंट कहीं बाहर नहीं जाती, हमारे ही अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो उसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। एंट्री को पास करने के लिए ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, कॉन्ट्रा पे जाएंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी डेट होगी वो डेट डालेंगे। यहाँ पर वाउचर नंबर आपकी मर्ज़ी है, आप डालें चाहे ना डालें, क्योंकि जो एंट्री है वो हमारे अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो रही है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हम वो बैंक डालेंगे जिसमें पेमेंट गई है। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे जहाँ से पेमेंट गई है। कॉन्ट्रा एंट्री करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस भी बैंक में पेमेंट आएगी वो ऊपर आएगा और जहाँ से जाएगी वो नीचे आएगा। इसको सेव कर देंगे। अब जानते हैं कि जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री हम तब पास करते हैं जब किसी अकाउंट को पेबल या रिसीवेबल दिखाना है या किसी अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है जर्नल, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी डेट होगी वो डेट डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है GST नेचर का। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब क्योंकि ये जर्नल वाउचर है तो इसमें बहुत सारी टाइप की एंट्री हम पास कर सकते हैं। इन ऑप्शन को हम बाद में समझेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एंट्री मार के दिखा रहा हूँ कि हमको टेलीफोन एक्सपेंस पे करना है नेक्स्ट मंथ के लिए। तो टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, जो भी अमाउंट होगा वो डालेंगे। अब यहाँ पर हमने पेमेंट करी नहीं है, हम फ्यूचर में करेंगे। तो यहाँ पर ना बैंक क्रेडिट होगा ना कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पर हम टेलीफोन एक्सपेंस पेबल को क्रेडिट कर देंगे। वाउचर को सेव करेंगे।
तो जब हम टेलीफोन एक्सपेंस की पेमेंट करेंगे तो हम टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट को ना छेड़ के टेलीफोन एक्सपेंस पेबल को डेबिट कर देंगे और जहाँ से पेमेंट जा रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। परचेज वाउचर पर जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा परचेज का, इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर परचेज वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। या आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट की है Alt+F9। यहाँ पर ये परचेज बिल है मेरे पास। पहले परचेज बिल को समझते हैं। जिससे भी हम गुड्स परचेज करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, बिल नंबर यहाँ पर आ रहा है, डेट है, बिल जो है हमारे नाम पे कटा है तो हमारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जो भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं उस आइटम की डिटेल यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर टैक्स अमाउंट आ रहा है, टैक्स की बाइफिकेशन यहाँ पे आ रही है, बाकी टोटल अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। अब इसकी बिजी के अंदर एंट्री करते हैं। सबसे पहले है डेट, तो डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं, बिल नंबर डालेंगे, अब हमको बताना है परचेज टाइप। परचेज टाइप के अंदर हम बताते हैं कि जो भी हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो किस टैक्स स्लैब के अंदर आता है। ये चीज़ आपको आपके बिल के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स जो है 6% CGST है और 6% SGST है। तो यहाँ पर हम इसको LGST 12% के अंदर डालेंगे। जिससे भी हम मटेरियल परचेज करेंगे उसका नाम हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा। जो भी मटेरियल हम परचेज करेंगे उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे जैसे मटेरियल की डिटेल आपके परचेज बिल के ऊपर रहेगी सेम डिटेल आपने यहाँ पर डालनी है। F2 प्रेस करेंगे, हम बिल सन्ड्री वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। बिल सन्ड्री के अंदर हम एक्सपेंसेस और अपने टैक्स को डालते हैं। अगर बिल के अंदर फ्रेट या और कोई भी चार्ज लगा है तो हम यहाँ पर डाल देंगे। F4 प्रेस करेंगे, ये अपने आप टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। टैक्स को आप मैच करेंगे, टोटल अमाउंट को आप मैच करेंगे। F2 प्रेस करेंगे और इस वाउचर को सेव कर देंगे। यहाँ पर आपका परचेज बिल एंटर हो चुका है। सेल वाउचर पर जाने के लिए हम जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेल्स का, इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। यहाँ पर हम बस यूज़ करेंगे ऐड ऑप्शन को और मॉडिफाई ऑप्शन को। नया बिल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ऐड वाले ऑप्शन को। किसी बिल को मॉडिफाई करना होगा तो यूज़ करेंगे मॉडिफाई वाले ऑप्शन को। टोटल सेल लिस्ट हम कहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे आखिरी के अंदर। अभी हम बात करते हैं मॉडिफाई ऑप्शन के बारे में। जैसे अभी हमने बात करी कि किसी भी बिल को अगर हमने मॉडिफाई करना है तो हम यूज़ करेंगे मॉडिफाई ऑप्शन को। जो भी बिल आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उस बिल का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, उसकी डेट डालेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हम वाउचर के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो मॉडिफिकेशन हम कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमसे पूछता है कि हमको इसको प्रिंट करना है या नहीं करना। अगर हमको बिल को प्रिंट करना है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर बिल को प्रिंट नहीं करना तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम जानते हैं कि कैसे एक न्यू बिल को क्रिएट किया जाता है। ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे, सेल्स के अंदर जाएंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है डेट का,
यहाँ पर हम आज की डेट डाल देंगे, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आने के बाद F7 प्रेस करेंगे। जो भी हमने लास्ट वाउचर के अंदर वाउचर नंबर डाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आप पीछे से एक नंबर हटाएंगे और उसके आगे वाला एक नंबर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर 112 नंबर है तो नेक्स्ट बिल नंबर होना चाहिए 113, तो इसको मैं हटाकर 3 लिख दूंगा तो 113 हो जाएगा। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब हमको सेल टाइप बताना है, तो अगर आप बिल सेम सिटी के अंदर काटेंगे तो LGST यूज़ होगा। वहीं अगर आप बिल किसी दूसरी सिटी के लिए काटेंगे तो IGST यूज़ होगा। जैसे अभी मैं गुजरात के अंदर हूँ, तो अगर मैं किसी गुजरात की पार्टी को अपना बिल दूंगा तो यूज़ करूँगा LGST। वहीं अगर मैं किसी दूसरी सिटी की पार्टी को बिल देता हूँ तो यूज़ करूँगा IGST। मतलब गुजरात के बाहर कहीं भी बिल देता हूँ तो यूज़ होगा IGST। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है I/GST 12%, 18%, 28%, 5%, ऐसे ही बहुत सारे हैं, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, जीरो रेटेड। सेम आपको इंट्रा स्टेट के लिए भी ऑप्शन मिल जाएंगे। जो आप आइटम बेच रहे हैं अगर उसके ऊपर टैक्स 12% वाला आता है तो आप यूज़ करेंगे 12%। ऐसे ही 18, 28 या 5% आता है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस पार्टी को आप माल भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। एंटर प्रेस कर आगे बढ़ेंगे। जो भी आइटम आप बेचेंगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देंगे। आइटम की क्वांटिटी और रेट डाल देंगे। यहाँ पर इसको आप एरो की से मूव कर सकते हैं। कोई भी आइटम आपसे गलत डल जाती है तो आप उसको डिलीट करेंगे F9 से। आइटम डालने के बाद हम F2 प्रेस करेंगे तो हम बिल सन्ड्री वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। जो भी आइटम के ऊपर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे। जो भी होगा आप अपने हिसाब से डालेंगे। F4 प्रेस करेंगे तो ये टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। वापस से F2 प्रेस करेंगे, बिल को रेफरेंस देंगे। अगर आप इसको ट्रांसपोर्ट से डिस्पैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की डिटेल आप डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमसे पूछता है कि वाउचर को हमको प्रिंट करना है या नहीं करना। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो येस के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर इसको प्रिंट नहीं करना चाहते तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। सेल्स लिस्ट देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक्स, अकाउंट रजिस्टर्स, स्टैंडर्ड को ओपन करेंगे। सेल्स रजिस्टर ऑल सेल टाइप को सिलेक्ट करेंगे, ऑल पार्टीज, और इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जितने भी बिल आपने क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कोई भी बिल ओपन करने के लिए आप सिंपल उसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे, वो बिल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। बिजी में बिल को हम कैसे प्रिंट करते हैं। जिस भी बिल को हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे Alt P। सेल्स इनवॉइस को हम सेलेक्ट करेंगे। इनवॉइस प्रिंटिंग का फॉर्मेट हम सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज बताएंगे और यहाँ पर प्रिंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम सेल्स रजिस्टर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 3 बिल है मेरे पास। किसी भी बिल को ओपन कर लेते हैं। वाउचर को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है कैंसिल का, या आप डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Alt+X। डू यू वांट टू कैंसिल दिस वाउचर, यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वाउचर कैंसिल हो चुका है। जो भी वाउचर आप कैंसिल करेंगे उसके ऊपर आपको कैंसिल्ड लिखा हुआ दिख जाएगा, साथ ही साथ उसकी वैल्यू आपको 0 दिखेगी।
इसको वापस से एक्टिवेट करने के लिए इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है एक्टिवेट का, या आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Alt+X। यस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इसको वापस से एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे ई-वे बिल को कैंसिल करेंगे। वाउचर को ओपन करेंगे, कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस से मैसेज पॉपअप होगा कि वाउचर को आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे। ई-वे बिल नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको कैंसिल करने के लिए यस करेंगे, रीज़न सेलेक्ट करेंगे, रिमार्क्स डाल देंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मैसेज पॉपअप हो जाएगा, आपका ई-वे बिल सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। जब आप ई-वे बिल को यहाँ पर कैंसिल करेंगे, साथ ही साथ आपका बिल भी कैंसिल हो जाएगा। इस वाउचर को आप वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जिससे कि समझने में इजी रहेगा। एक पर्सन है राजू, जो कि ओनर है एक बेकरी शॉप का। अब राजू को केक बनवाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक ओवन, और उस केक को डिलीवर करने के लिए उसको चाहिए एक स्कूटर। तो हमारे राजू जी जाते हैं और ओवन और स्कूटर दोनों को ही परचेज कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि इनकी एंट्री को हम कैसे पास करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं फिक्स्ड असेट की एंट्री को पास करने के। तो पहला तरीका है कि हम इसको परचेज वाउचर के अंदर एंटर कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम इसको जनरल वाउचर के अंदर एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परचेज वाउचर में हम इसको कैसे एंटर करेंगे। सबसे पहले हम परचेज वाउचर को ओपन कर लेंगे, डेट डालेंगे, जो भी बिल हमको मिलेगा उसके ऊपर बिल नंबर होगा, वो हम वाउचर नंबर के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हम परचेज टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इंट्रास्टेट हम परचेज करेंगे तो LGST यूज़ होगा, और जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर वो फिक्स्ड असेट आता होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम इंट्रास्टेट असेट को परचेज करेंगे तो IGST यूज़ होगा, और टैक्स स्लैब उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जिससे भी परचेज करेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ITC एलिजिबिलिटी के अंदर कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। अब हम उस फिक्स्ड असेट को क्रिएट करेंगे, F3 प्रेस करेंगे, फिक्स्ड असेट का नाम डालेंगे, यूनिट डिफाइन करेंगे, टैक्स कैटेगरी और HSN कोड हम यहाँ पर डाल देंगे। स्पेसिफाई सप्लाई के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई हेयर, और उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस अकाउंट के अंदर ये फिक्स असेट आएगा। यहाँ पर मैं इसको प्लांट एंड मशीनरी के अंदर डाल रहा हूँ, तो जो भी ओवन की वैल्यू होगी वो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर शो होगी। यहाँ पर बस आपको कैटेगरी देखनी है कि किस अकाउंट के अंदर वो चीज़ आएगी, तो जो भी फिक्स्ड असेट होगी उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर शो होगी। इसको सेव करेंगे। एक पीस है 10,000 रुपये का। F2 करके नीचे आएंगे, यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे तो ये टैक्स की कैलकुलेशन कर लेगा। इस वाउचर को सेव करेंगे। अब हम जब ओवन की वैल्यू देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड असेट में प्लांट एंड मशीनरी के अंदर शो होगी। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि जनरल वाउचर के अंदर फिक्स्ड असेट की एंट्री हम कैसे पास करेंगे। जर्नल वाउचर को ओपन करेंगे, जो भी डेट और बिल नंबर होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। GST नेचर के अंदर रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम उस फिक्स्ड असेट को क्रिएट करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पहले आप फ़र्क समझिए कि परचेज वाउचर के अंदर हमने आइटम क्रिएट की थी और वहाँ पे अकाउंट को स्पेसिफाई किया था कि किस अकाउंट के अंदर ये हमको शो होगा। जर्नल वाउचर के अंदर हम डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ग्रुप में डालेंगे फिक्स्ड असेट,
उसके बाद यहाँ पर ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछता है, यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन रेट डाल देंगे, जीएसटी एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, फिक्स्ड एसेट जिस भी टैक्स कैटेगरी के अंदर आता है उस टैक्स कैटेगरी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, HSN कोड डालेंगे, कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे। यहाँ पर हम टैक्सेबल अमाउंट डाल देंगे, डेबिट करेंगे CGST और SGST को, पार्टी का नाम हम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी टोटल अमाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। F2 प्रेस करेंगे और इसको सेव करेंगे। वापस से यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहाँ पर यूनिट को डिफाइन करेंगे, ITC एलिजिबिलिटी के अंदर कैपिटल गुड्स हम सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर हमने समझा कि कैसे हम फिक्स्ड एसेट की एंट्री को पास करते हैं परचेज वाउचर में और जर्नल वाउचर में। अब यहाँ पर आप बताएं कि आपको कौन सा तरीका इजी लगा। किसी भी फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हम एक फिक्स्ड रेट से चार्ज करते हैं, इसको हम ईयर बाय ईयर चार्ज करते हैं, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम WDV मेथड यूज़ करते हैं। कोई भी फिक्स्ड एसेट जो हमने एक्वायर करी, अगर उसका यूज़ हम 180 डेज से कम करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन हम हाफ रेट से चार्ज करेंगे। इसको समझते हैं। जैसे हमने ओवन परचेज़ किया तो मान लेते हैं इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो ईयरली हम चार्ज करेंगे 10%। अब एक ओवन हमने परचेज़ किया 25 मई को और दूसरा ओवन परचेज़ किया 31 दिसंबर को। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले सबसे पहले हम डेज काउंट करेंगे। यहाँ पर हमने जो पहला ओवन परचेज़ किया उसको हमने यूज़ किया 310 दिन, वहीं जो हमने दूसरा ओवन परचेज़ किया उसका हमने यूज़ किया 90 दिन। यहाँ पर हमने डेज निकाल लिए। डेज निकालने के बाद अब हमको पता लग गया कि हमको डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है। यहाँ पर हम फर्स्ट वाले के ऊपर चार्ज करेंगे 10%, और जो सेकंड ओवन है क्योंकि वो 90 डेज तक ही यूज़ हुआ है, 180 डेज उसके नहीं हुए हैं, तो इसके ऊपर हम हाफ रेट से चार्ज करेंगे। तो सेकंड वाले के ऊपर हम चार्ज करेंगे 5%। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम जर्नल वाउचर के अंदर पास करेंगे। यहाँ पर हम डेट डालेंगे। तो बेसिकली जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट पर चार्ज करते हैं। GST नेचर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट को। यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे ताकि हमको पता रहे कि हमने क्या किया था। वाउचर को सेव कर देंगे। किसी भी फिक्स्ड एसेट को सोल्ड करने पर हमारे पास दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो प्रॉफिट के अंदर सोल्ड हो या लॉस के अंदर। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉफिट के अंदर अगर हम उसको सोल्ड करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। जर्नल वाउचर में एंट्री हम पास करेंगे। जिस भी डेट पर आप फिक्स्ड एसेट को सोल्ड कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डालेंगे। GST नेचर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होगा। जहाँ भी आपको इसके अगेंस्ट में अमाउंट रिसीव होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैश या बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। वापस से डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डे वाइज। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले ओवन को सोल्ड कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं पहले डे वाइज इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। जो भी अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वाला ओवन था
उसकी वैल्यू बस इतनी ही बची थी, पर हमने उसको सोर्ट आउट करा इस अमाउंट में, तो जो भी एक्सेसिव अमाउंट होगा वो हमारा गेन के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, गेन ऑन सोल्ड ऑफ फिक्स्ड असेट, ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आ जाएगा। अब अगर हम फिक्स्ड असेट को लॉस के अंदर बुक करते हैं तो उसकी हम कैसे एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डेट आ जाएगी, डेबिट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, अब जैसे हमने प्रॉफिट के लिए अकाउंट क्रिएट किया था ऐसे ही हम लॉस के लिए भी एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसको यहाँ पर हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जो भी लॉस का अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और क्रेडिट कर देंगे फिक्स्ड असेट की वैल्यू को। अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम सर्विस परचेज का बिल एंटर करते हैं। वापस से हम जनरल वाउचर ओपन करेंगे, डेट और वाउचर नंबर हम बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B, जो भी हमारा सर्विस चार्ज है उसको हम डेबिट करेंगे। टैक्सेबल अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे, वापस से डेबिट करेंगे टैक्स को। इसके बाद जहाँ से हमने सर्विस को लिया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बिल का टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर आएगा। इस वाउचर को हम सेव करेंगे। परचेज इनवॉइस नंबर बताएंगे, परचेज बिल डेट हमारी यहाँ पर आ रही है, HSN कोड। इसके बाद यूनिट हम यहाँ पर बता देंगे। मैक्सिमम सर्विस के केस में यहाँ पर NA ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर इनपुट सर्विसेज हमारा सिलेक्ट रहेगा। F2 प्रेस करके इसको हम सेव कर लेंगे। तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सर्विस का सेल्स इनवॉइस हम कैसे क्रिएट करते हैं। सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम एज अ आइटम कैसे शो करेंगे। अभी एग्जांपल के लिए, जैसे हमारी एक शॉप है जिसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, साथ ही सॉफ्टवेयर को हम रिन्यू करते हैं। तो इस केस के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर रिन्यूअल वाला पार्ट है वो हमारा सर्विसेज के अंदर आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर रिन्यूअल को एज अ आइटम हम कैसे क्रिएट करेंगे। हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स, आइटम और ऐड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर बता देंगे। अभी जैसे हम सॉफ्टवेयर रिन्यूअल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर रिन्यूअल AMC। इसके बाद हम यूनिट पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो हम अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हम नंबर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यूनिट को आप अपनी सर्विस के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टैक्स कैटेगरी और सर्विस कोड हम यहाँ पर बता देंगे। टैक्स कैटेगरी के अंदर हम 18% सर्विस सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने 18% ही क्यों सिलेक्ट किया, GST के हिसाब से हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो लगभग सारी ही 18% के अंदर ही आती हैं। तो इसको आप चेक कर लेंगे और इसके बाद अपना सर्विस कोड हम यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद स्पेसिफाई सेल्स अकाउंट हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई हेयर एंड इसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सर्विस चार्जेस रिसिप्ट। जब भी इस आइटम को हम किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर यूज़ करेंगे तो यही अकाउंट हमारा अफेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। इस ऑप्शन को हम यस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं ये हमारी सर्विस है और सर्विस का कोई स्टॉक मेंटेन नहीं होता है। आइटम को हम सेव कर लेंगे। अब ऐसे ही हम एक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं
इस आइटम को हम नाम दे देते हैं रिपेयरिंग चार्जेस। अब जो हमारी यूनिट है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि जो भी हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं उसका स्टॉक हमको मेंटेन नहीं करना है। नॉट एप्लीकेबल हम यहाँ पर तब सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों और उस सर्विस के हमारे फिक्स्ड चार्जेस हों। नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करने का एक फ़ायदा और है, जब भी हम इस आइटम को किसी वाउचर के अंदर यूज़ करेंगे तब ये हमको डायरेक्ट प्राइस के ऊपर ले आएगा, हमें क्वांटिटी बताने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद टैक्स कैटेगरी और सर्विस कोड हम यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी सर्विस चार्जेस रिसिप्ट हमारा सिलेक्ट रहेगा, इसको हम सेव कर लेंगे। तो आइटम हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम जान लेते हैं कि सर्विस की सेल्स इनवॉइस हम कैसे क्रिएट करते हैं। सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के लिए हम आ जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, सेल्स एंड ऐड। यहाँ पर हम डेट बता देंगे, वाउचर नंबर, सेल टाइप क्या है और पार्टी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आइटम के अंदर आ जाते हैं। तो पहले हम आइटम ले लेते हैं सर्विस चार्जेस AMC। क्वांटिटी के अंदर हम बता देंगे कि कितने सॉफ्टवेयर के लिए हमने AMC प्रोवाइड करी। पर AMC हमारी क्या रेट थी वो हमने यहाँ पर बता दी। जो भी इनका टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम बिल सन्ड्री के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F4 तो GST अमाउंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वाउचर हमारा सेव हो जाएगा। इनवॉइस का प्रीव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस है, हमने AMC प्रोवाइड करी, कितने सॉफ्टवेयर के लिए की और किस रेट पर की वो हमारा यहाँ पर आ गया है। GST का अमाउंट हमारा यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद जो हमारा टोटल अमाउंट है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा हो गया है जो हमने सर्विस प्रोवाइड करी उसके लिए सेल्स इनवॉइस। ऐसे ही जो सेकंड आइटम हमने क्रिएट करी थी उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, एक न्यू सेल्स इनवॉइस हम क्रिएट कर लेते हैं। डेट, बिल नंबर हम यहाँ पर बता देंगे। सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे और जिस पार्टी को हमने सर्विस प्रोवाइड करी उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आइटम में आ जाएंगे और अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं रिपेयरिंग चार्जेस। अब जैसे ही हम रिपेयरिंग चार्जेस सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट हम अमाउंट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हमको क्वांटिटी, यूनिट और प्राइस बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट हम अमाउंट बताएंगे। बिल सन्ड्री के अंदर आकर F4 की प्रेस करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी। वाउचर को हम सेव करेंगे, इसका भी प्रीव्यू हम देख लेते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस क्रिएट होगा। ये हमने सर्विस प्रोवाइड करी, सर्विस के जो भी हमारे चार्जेस थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। अमाउंट के ऊपर टैक्स और जो फाइनल अमाउंट है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम इसका स्टॉक चेक करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिपेयरिंग चार्जेस और AMC चार्जेस का स्टॉक मेंटेन नहीं हो रहा है। इसके बाद हम GST समरी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो इनवॉइस हमने क्रिएट करी थी, दोनों इनवॉइस हमको यहाँ पर शो हो रही हैं। ऐसे ही इसको हम GSTR 1 के अंदर चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दोनों इनवॉइसेस हमारी यहाँ पर शो हो रही हैं। कोई भी चेक जो हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं जिसकी पासिंग डेट फ्यूचर की है, ऐसे चेक को हम PDC चेक कहते हैं और ये दोनों चीज़ पे एप्लीकेबल है, रिसिप्ट पे भी और पेमेंट पे भी। इस ऑप्शन को एप्लीकेबल करने के लिए हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फीचर्स एंड ऑप्शन के अंदर, अकाउंट्स के अंदर
यहाँ पर ऑप्शन है पोस्ट डेटेड चेक्स इन पेमेंट रिसिप्ट वाउचर, इसको अनेबल करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। डेमो के लिए एक रिसिप्ट की एंट्री को पास करते हैं। जो भी आज की डेट होगी वो यहाँ पर डालेंगे, चेक नंबर डालेंगे। अब टाइप के अंदर हमसे दो चीज़ पूछ रहा है, रेगुलर या पीडीसी। अगर चेक सेम डेट का है तो एंट्री को रेगुलर करके पास करेंगे, वहीं चेक अगर फ्यूचर की डेट का है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पीडीसी और जो भी डेट उस चेक के ऊपर होगी वो यहाँ पर डालेंगे। बाकी जिस पार्टी से रिसीव हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। जिस बैंक में आप चेक को लगाने वाले हैं उसको डेबिट कर देंगे। अब एंट्री को देखेंगे कैसे, यहाँ पर मैं दोनों अकाउंट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पहले पार्टी के अकाउंट को ओपन करते हैं। यहाँ पर इंक्लूड पीडीसी एंट्रीज, इसको यस करेंगे और इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जिस डेट पर आपने एंट्री करी वो यहाँ पे दिखेगी, जो चेक नंबर होगा वो यहाँ पर दिखेगा और जो भी पीडीसी डेट होगी चेक की वो यहाँ दिख रही है। चेक का अमाउंट यहाँ दिख रहा है। सेम चीज़ एसबीआई अकाउंट के अंदर भी आपको दिखेगी। डेट, चेक नंबर, पीडीसी डेट और चेक का अमाउंट। चेक रेगुलर करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट समरी के अंदर, पीडीसी डिटेल्स के अंदर। एंट्री यहाँ पर दिख रही है, इसको ओपन करेंगे। जिस भी डेट पर अब आप चेक को बैंक में लगाएंगे वो डेट यहाँ पर आएगी। यहाँ से टाइप को रेगुलर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चेक लगाते हैं और वो चेक 7 या 8 दिन बाद क्लियर होके आता है, तो ऐसे में हम एंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे। जब आप अपने बैंक को रिकंसाइल करेंगे उस वक्त आप उस एंट्री को छोड़ के बाकी एंट्री को क्लियर करेंगे। अब क्योंकि वो एंट्री यहाँ से क्लियर नहीं हुई तो यहाँ पर आपको ये बार बार दिखेगी। जब भी ये एंट्री आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आए आप इस एंट्री की डेट चेंज करेंगे और तब इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे। इससे होगा ये कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मैच रहेगी, प्लस आप एक पीडीसी चेक की प्रॉपर एंट्री कर पाएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर दो टर्म यूज हो रही हैं। सबसे पहला है बैंक और दूसरा है रिकंसिलिएशन। तो बैंक का मतलब हो गया आपका बैंक अकाउंट, रिकंसिलिएशन का मतलब हो गया किसी एक फिगर ऑफ सेट को किसी दूसरे फिगर ऑफ सेट से मैच करना। तो पहला फिगर ऑफ सेट हो गया आपका बैंक अकाउंट, दूसरा फिगर ऑफ सेट हो गया आपकी अकाउंट्स बुक। यहाँ पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैच करते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट से। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे इसको बिजी के अंदर अनेबल करेंगे। हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर एंड ऑप्शन को ओपन करेंगे। अकाउंट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है बैंक रिकंसिलिएशन, इसके ऊपर टिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन को जैसे हमने समझा कि हम अपनी बैंक अकाउंट से बुक्स ऑफ अकाउंट को मैच करेंगे, मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे अपने बैंक अकाउंट से उसकी हम एंट्रीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर करेंगे और दोनों बैलेंसेस को मैच करेंगे। सबसे पहले आप डेट देखेंगे कि किस डेट के लिए आप बैंक को रिकंसाइल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैंक स्टेटमेंट 2/5/2021 की लेके बैठे हैं और आप बैंक रिकंसाइल करने जा रहे हैं 7/5/2021 का। तो डेट का बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है एसबीआई अकाउंट की, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये डेट है 27/7/2021 की। मतलब जो हमको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा वो 26/7/2021 का होगा। जब भी हम एंट्रीज को पास करेंगे, चाहे वो पेमेंट की एंट्री हो चाहे रिसिप्ट की एंट्री हो, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस ज़रूर देखेंगे ताकि बाद में हमको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो।
तो यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को ओपन करेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो आप पहले ये कंफर्म करेंगे जिस बैंक अकाउंट को आप रिकंसाइल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो। अब यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए 26 तारीख का, तो एंडिंग डेट के अंदर हम 26/7/2021 डाल देंगे और इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 26/7 के अंदर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो बुक्स के साथ मैच हो रहा है। अब ऐसे ही हमको 27/7/2021 का भी मैच करना है। अब यहाँ पर पहले मैं इन एंट्रीज को पास कर देता हूँ, फिर समझेंगे कि कैसे हमको इसको मैच करना है। जो भी बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट साइड आएगा वो हमारी रिसिप्ट होती हैं और जो भी डेबिट साइड आएगा वो हमारी पेमेंट होती हैं। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 26/7 का, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंट्रीज 27/7 या 28/7 के अंदर मिलेंगी आपको। हो सकता है सेम डेट पर भी हों और हो सकता है कि आगे किसी भी नेक्स्ट डेट पर हों। आपको बस ओपनिंग मैच करना है और जो एंट्रीज आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर दिखेंगी वो सिंपल आपको पास करनी है। जब दोनों बैलेंस मैच हो जाएं तो इन एंट्रीज को हम क्लियर करेंगे। जैसा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो भी एंट्री पास करी वो अभी नॉट क्लियर्ड के अंदर है। अब यहाँ पर पहले हम क्लियर्ड और नॉट क्लियर्ड को समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि दृष्टि एंटरप्राइजेस हमको 24 तारीख को कहती है कि हमने आपकी पेमेंट करा दी है और आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देती है, और साथ ही साथ यह कहती है कि हमको हमारा जो भी पेंडिंग बैलेंस बचता है वो आप हमको अकाउंट स्टेटमेंट मेल कर दो। यहाँ पर आप इस एंट्री को पास करेंगे 24 तारीख के अंदर, पर अभी तक ये अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ। तो जब तक ये अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होता तब तक ये एंट्री नॉट क्लियर्ड के अंदर रहेगी। जैसे ही ये अमाउंट हमको रिसीव होता है हमारे अकाउंट के अंदर, इसको हम क्लियर कर देंगे कि ये एंट्री अब हमको रिसीव हो चुकी है, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इनको क्लियर करने के लिए इनको ओपन करेंगे। जो एंट्री हमको रिसीव होगी उस एंट्री पर जाकर F4 प्रेस करेंगे और क्लियर फुल वाउचर को यस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर वो एंट्रीज हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। सारी एंट्रीज क्लियर हो जाने के बाद आपका ये और ये अमाउंट मैच होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट से। वहीं अगर कुछ एंट्रीज आपकी क्लियर नहीं होती हैं तब हम अपने एक्चुअल बैंक बैलेंस को मैच करेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट से।